राम राम दोस्तों, मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुकुल एजुकेशन पर। हमारे चैनल पर सिलेबस से संबंधित बहुत सारे पाठ्यक्रम दिए गए हैं, वह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार से आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है चंद्रगुप्त। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एमए में तो हमेशा ही पूछा जाता है यह महत्वपूर्ण नाटक। एमए में तो आप रख लीजिए कि पूछा जाता है। इसके बाद नेट या फिर जेट के एग्जाम में भी इससे प्रश्न आते हैं। इसके संक्षिप्त वर्णन हम इसमें करेंगे। वीडियो को श्री गणेश करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो, और शेयर करें और साथ में वीडियो को हाइप जरूर करें। वीडियो पर टैग प्रोडक्ट दिया गया है, आप वहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके सस्ते दामों पर सामान खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त को। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित यह चंद्रगुप्त नाटक हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। इस नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था, जिसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना का गौरवशाली इतिहास बताया गया है। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, यानी कि यह नाटक 4 अंकों में विभाजित है, जिसमें कुल 44 दृश्य हैं। अब बात करें कि चंद्रगुप्त नाटक में इसमें बताया क्या गया है, तो जयशंकर जी ने इसमें विदेशियों से हमारे देश पर जो आक्रमण हुआ उसमें भारत का संघर्ष कैसे हुआ था, वहां उस समय कौन से राजा हमारे देश में लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उसके विषय में यहाँ पर प्रसाद जी ने बताया है। जयशंकर जी का दूसरा उद्देश्य था तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना आरोपित करना। हमारे देश में ब्रिटिश का राज्य था उस समय और लोग उससे बहुत त्रस्त थे, और चंद्रगुप्त नाटक के द्वारा उन्होंने संघर्ष की भावना लोगों के बीच लाई और हमें विदेशियों से कैसे लड़ना है, जो पहले हो चुका था। चंद्रगुप्त आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ चुके थे, लोगों में राष्ट्रभक्ति का संचार हो, वे यही चाहते थे। चंद्रगुप्त नाटक में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, पुरुष पात्रों को पहले समझते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, पर्वतेश्वर, नंद, राक्षस, वररुचि, शक्तार, आम्भिक, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, एनीसाक्रिटिस, नागदत्त, देवबल, गणमुख्य, मेगस्थनीज, गांधार नरेश और दांड्यायन। तो ये प्रमुख पात्र थे पुरुष में। और स्त्री में अब जानते हैं कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कॉर्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत ही होता है प्रथम अंक में। इसमें कुल 11 दृश्य हैं। नाटक का आरंभ ही होता है तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के आपसी वार्तालाप से, जहाँ सिंहरण, आम्भिक, अलका, चंद्रगुप्त और चाणक्य उपस्थित होते हैं। आम्भिक और चंद्रगुप्त में थोड़ी बदझक होती है, थोड़ा संघर्ष होता है और यहाँ पर आम्भिक पराजित होता है। अलका के कहने पर सिंहरण गांधार तथा चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध छोड़ देते हैं। अब चाणक्य मगध के राजा घनानंद के पास जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करने आ रहे हैं, आपको पर्वतेश्वर का साथ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर पर्वतेश्वर ही एक ऐसे राजा थे जो सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार हुए थे और कोई भी राजा उसके साथ भी खड़ा नहीं था। इसलिए चाणक्य घनानंद को समझाते हैं कि आप उसका साथ दीजिए ताकि वह सिकंदर को रोक सके। आप समझिए कि घनानंद के पास ही चाणक्य क्यों जाते हैं, क्योंकि घनानंद उस समय का शक्तिशाली राजा था, उसके पास बहुत सारी सेनाएं थी। लेकिन मगध के राजा घनानंद ने उल्टा चाणक्य को ही अपमानित कर दिया। चाणक्य को उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण भिक्षा मांगकर खाने वाले, हमारे अन्न पर पलने वाले हो। इसका उत्तर चाणक्य देते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, वह तो अपने ज्ञान के आलोक में विहार करता है। इसके बाद भी घनानंद नहीं रुकता। वह कहता है कि जब हम पर आक्रमण होगा तब हम समझ लेंगे। पर चाणक्य कहते हैं कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। चाणक्य ने बातों में ही कितना कुछ बात कह दी। चाणक्य ने यहाँ कितनी गूढ़ बात की है, आप समझिए। जब जवानी रहती है किसी व्यक्ति की, आप समझो कि जवानी रहती है, तो वह जवानी में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन आगे चलकर वह गलतियां उससे समझ आती है। जब तक वह समझदार होता है तब तक यौवन उसका चला जाता है, तो वो सारी चीजें उसे याद रहती हैं और वह पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर सकता, उसे सुधार नहीं सकता। और जब माला गुथी जाती है, यानी कि माली जब अच्छे अच्छे फूल चुन के लाता है और उसका माला गूंथना चालू करता है, तो वह कुम्हला जाता है, उसकी वह ताजगी नहीं रहती है फूलों में, वह कुम्हलाया हुआ माला रहता है। इस तरह जब समय पर हम कार्य वह नहीं कर पाते तो समय के बाद उसे सुधारना, या फिर कोई गलती कर देते हैं तो उसे बाद में सुधारना हमारे हाथ में नहीं होता। चाणक्य कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी ही नहीं सतर्क हुए तो बाद में फिर आपसे कुछ भी ना होगा, आप अपनी रक्षा भी स्वयं नहीं कर पाएंगे।
लेकिन फिर भी चाणक्य का अपमान करते हुए उनकी चोटी को पकड़कर बाहर निकलवा दिया जाता है। इस पर चाणक्य बहुत दुखी होते हैं और अपमान से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हमारा यह साम्राज्य खत्म नहीं करूंगा तब तक यह शिखा मैं नहीं बांधूंगा। इस प्रकार से वो प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद से ही वे प्रतिज्ञा लेते नहीं, उसके लिए काम करने भी लगते हैं। वे तुरंत ही चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिलते हैं और साथ में बहुत सारी रणनीतियां बनाने लगते हैं। वे नंद वंश के उन्मूलन की योजना बनाते हैं, सीमा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। घनानंद के राज्य में वे कूटनीतिक फूट डालते हैं, उनके लोगों को उनके विपरीत ही खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वे सभी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। इस प्रकार से वे बातें करते हैं, ऐसी जासूसी क्रियाएं करते हैं जिसके वजह से उन्हें सारा कुछ पता होता है। वे जिस प्रकार से कठपुतली को नचाया जाता है उस प्रकार से वहां पर घनानंद के राज्य में वे सारी चीजें अपने हाथों में ले बैठे हैं। इसकी भनक घनानंद को नहीं लगती और बाद में राजनीतिक स्थिति यानी कि लोगों को इकट्ठा करके अन्य राजाओं को साथ में ला करके दांडयायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान करते हैं तथा मगध से लेकर गांधार तक के सभी राजाओं को यानी कि राजनीतिक स्थिरता लाते हैं, राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा करते हैं। तक्षशिला का राजकुमार अंबिक विश्वासघात करता है, वह सिकंदर से जाकर मिल जाता है। वह सिंधु के तट पर विरोध में खड़ा है। चाणक्य चंद्रगुप्त को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। देखो यह नाटक बहुत बड़ा है ना। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता रही हूँ, फिर भी यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इस वजह से आप थोड़ा समझते चलिए, थोड़ी थोड़ी बातों को ही समझते हैं। दूसरे अंक में हम बात करते हैं तो इसमें 10 दृश्य हैं। प्रसाद जी ने इसमें क्या बताया है कि भारतीय सीमा पर पश्चिम के भारतीय सीमा पर उठापटक चला हुआ है, राजनीतिक उठापटक यानी कि स्थिति स्थिर नहीं है। सेल्यूकस और सिकंदर दोनों की सेनाओं के विरुद्ध भारतीय एकता का प्रयास यहाँ दिखाया गया है। सिकंदर अपने सेनापति को भेजता है, सेल्यूकस उसका सेनापति है जो भारत पर फिर आक्रमण के लिए आ रहा है। तो भारतीय एकता का प्रयास यहाँ दिखाया गया है। झेलम की तट पर युद्ध और कूटनीति के दृश्य चल रहे हैं। यहीं पर चंद्रगुप्त की वीरता देखकर सिकंदर जो है वह भी प्रभावित होता है। व्यभिचारी फिलिप्स के चंगुल से कॉर्नेलिया का निकलना चंद्रगुप्त को सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर वह सिकंदर को नीचा दिखाने में सफल होते हैं। उसके बाद विदेशी सेना की स्थिति और युद्ध काल की जानकारी मिलती है। चाणक्य का यहाँ पर मिलना भी होता है। चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बना दिया जाता है और बहुत सारी घटनाएं इसमें होती हैं। इस अंक में जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त द्वारा सिकंदर को प्राणदान दिलवाते हैं। तीसरा अंक में इस अंक में कुल 9 दृश्य हैं। इस अंक का आरंभ होता है विपाशा यानी कि व्यास नदी के तट पर, जहाँ पर मगध का अमात्य राक्षस जो है चाणक्य की चंगुल में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या करने से रोकते हैं। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर यानी कि गुप्तचर के द्वारा पता लगता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में ही उसी के राज्य में विद्रोह कराने वाले हैं। पांचवें दृश्य में घनानंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर राक्षस आते हैं और उसे बचा लेते हैं। छठे दृश्य में चाणक्य जो है सक्टार से मिलते हैं। घनानंद सक्टार के साथ भी अन्याय करते हैं, अतः सक्टार भी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। चाणक्य और सक्टार का यहाँ मिलन होता है। सातवें दृश्य में मालविका नंद को चाणक्य का दिया हुआ पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है, यानी कि घनानंद का पूरा विद्रोह हो जाता है। और 9वें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से तृतीय अंक में चंद्रगुप्त को एक शासक के रूप में मगध का बना दिया जाता है और घनानंद का वहां पर नाश हो जाता है साम्राज्य का। अब चौथे अंक में अंतिम अंक है, इसमें कुल 14 दृश्य है। इसमें कल्याणी आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी अपने वंश मर्यादा, अपनी पितृभक्ति की स्मृति में वह अपने प्रेम की आहुति दे देती है और वह आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी घनानंद की बेटी है और पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत हो जाता है, यानी कि पर्वतेश्वर भी मर जाते हैं। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा में चंद्रगुप्त को बचाने के लिए मालविका अपना प्राण दान दे देती है, यानी कि वह रूप बदलकर चंद्रगुप्त का वह खुद मर जाती है तथा उसकी हत्या कर राक्षस चंद्रगुप्त को मारने वाला था, लेकिन मालविका चाणक्य जानते थे, इसलिए मालविका को भेजते हैं और मालविका उसी की तरह चंद्रगुप्त की तरह साज सज्जा किए हुए बैठे हुए थे और राक्षस आकर उन्हें मार देता है। तो हत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। यहाँ इधर चाणक्य की नीति से खिन्न होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल छोड़कर चले जाते हैं। अंत में चाणक्य और सिंघरन दोबारा आकर चंद्रगुप्त की सहायता करते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर
चाणक्य फिर से और सिंहरन दोनों आते हैं और फिर चंद्रगुप्त की मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है। और अंतिम दृश्य में कॉर्नेलिया, चंद्रगुप्त तथा सुहासिनी और राक्षस का विवाह संपन्न होता है। किसका किसका? कॉर्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ और सुहासिनी का राक्षस के साथ। तथा चाणक्य राजनीति से अब संन्यास ले लेते हैं। चाणक्य राक्षस को माफ कर देते हैं और चंद्रगुप्त का एक अमात्य बना देते हैं। तो इस प्रकार से चाणक्य राजनीति से संन्यास तो लेते हैं, लेकिन पूरी तरह भारत को सुरक्षित कर देने पर, अपने देश को बचा लेने पर और साथ में पूरे देश को एकजुट करके एक अच्छे शासक के हाथ में पूरे राज्य को दे दिया। इस तरह इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ के रूप में चाणक्य जाने जाते हैं। उनकी राजनीति के सामने कोई भी लोहा नहीं ले पाता। इस नाटक में महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर इस प्रकार से हैं। पहला तो इस नाटक में राष्ट्रीय चेतना बहुत है। नाटक का मुख्य रूप ही हमें देखने को मिला है कि देश प्रेम है। सिंहरन हो चाहे चंद्रगुप्त हो, चाणक्य हो, सभी में देश प्रेम अटूट भरा हुआ है। सिंहरन की बात ही आप ले लीजिए। वे कहते हैं, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। तो ये होता है राष्ट्र के प्रति अटूट लगाव, स्वाभिमान का यहाँ पर परिचय देते हैं। चाणक्य का पात्र बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है और विदेशी आक्रमणकारी को बाहर निकालने के लिए संकल्प पर केंद्रित है। भारत की संस्कृति को उजागर करता हुआ इसमें एक गीत भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने पढ़ा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह कॉर्नेलिया के गीत हैं। यह आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। यह देश प्रेम को जागृत करता है। इसके अलावा मानसिक युद्ध भी दिखाए गए हैं। देश के प्रति कर्तव्य और प्रेम दोनों में बहुत मतभेद भी दिखाए गए हैं। में अदम्य साहस है, निस्वार्थ बलिदान है, एकता का संदेश है। और इस नाटक में महत्वपूर्ण बात है कि गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चाणक्य इतने राजनीति में श्रेष्ठ थे कि उन्होंने गुप्तचर ऐसे ऐसे रखे थे कि लोगों को भनक भी नहीं होता था कि ये दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। जासूस या फिर गुप्तचर, धुरंधर मूवी आपने देखी होगी, उसमें जासूसों की बहुत कहानियां दी गई हैं। तो उसमें भी, या फिर मुगलों के समय में कहें, शिवाजी के समय में कहें, गुप्तचर बहुत खास रोल निभाते हैं। कभी कभी उनके वजह से जय पराजय भी निश्चित होती है। तो इसका इतिहास, गुप्तचर और जासूसी जो इतिहास है वह चाणक्य से ही शुरू होती है। और यह नाटक गौरवशाली इतिहास को दिखाता है। तो यह नाटक के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगर थोड़ी बहुत कमी हो गई हो तो आप फिर से यह वीडियो देख लीजिएगा, पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। इन मुख्य घटनाओं को आप याद रखिएगा। और अंत में हमेशा की तरह एक प्रश्न पूछूंगी, आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी किनकी रचना है। आप कमेंट में उत्तर बताइए। वीडियो महत्वपूर्ण तो आपके लिए है ही। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। कमेंट में जो प्रश्न है वह पूछिए। इसके साथ ही फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।